नमस्कार दोस्तों, मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इंग्लिश इस तरीके से सीखा तब आपकी रीडिंग भी, अंडरस्टैंडिंग भी और राइटिंग ये सभी इम्प्रूव होंगे, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप कोचिंग में जाएंगे, ट्यूशन में जाएंगे तो वो आपको बस दो ही चीज़ सिखाएंगे, एक ग्रामर और दूसरा वोकेबलरी। ग्रामर तो आप सीख लेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिकल क्या होगा, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस जो है वो इस पेपर से पता चलेगा। वोकैबुलरी भी आप इंडिविजुअल मतलब कि अलग अलग रट लेंगे, लेकिन आप उनका कभी यूज़ नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने सेंटेंसेस बना लेते हैं या कोई उसे अच्छे स्टोरी से जोड़ देते हैं तो वो हमेशा याद रहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी छोटे छोटे वोकेबलरी है वो यहाँ से आप सीखें, और इंग्लिश में आपका जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगा। क्योंकि सोच ले, अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हो या किसी का इंग्लिश स्पीचेस सुनते हैं, अगर आप हिंदी के चक्कर में रहेंगे तो आप कितना ट्रांसलेट कर पाएंगे। वो तो बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, आप ट्रांसलेट थोड़ा सा करेंगे वो इतना दूर चला जाएगा, फिर आपका वो बस की बात नहीं है। तो आप बस इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीखें। जिस तरीके से हिंदी में हमें एक एक शब्द को बोलते हैं और समझते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में हम एक एक शब्द को आपको बोलेंगे और समझाएंगे। अब आप देखें कि वो आपको समझ में आता है या नहीं। मैं गारंटी लेता हूँ आपको 100% समझ में आएगा। सबसे पहले देखें, वंस अपॉन अ टाइम, ये एक फ्रेज़ है, मतलब कि इसका मतलब वो एक समय की बात है। आप इसे हमेशा या वंस रहेगा, वंस मतलब भी वही होता है, एक वंस मतलब इंसान होते हैं, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम यहाँ से यहाँ तक जब भी आपको मिला आप समझ लें कि एक समय की बात है, यानी कि एक ज़माने की बात है, यानी कि कोई दिन, बहुत सारा पहले दिन की बात है, मतलब कि एक दिन की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड 4 काउज, यहाँ पे देयर मतलब होता है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि वेयर लिख दे कि वेयर लिव्ड कि जहाँ 4 गायें रहते थे, ये कोई ज़रूरी नहीं। देयर मतलब जहाँ का भी आप यूज़ कर सकते हैं, या 4 गायें रहते थे। लेकिन रियल मीनिंग जो है वो आपको अपने हिंदी के सेंस के हिसाब से लगाना है, ना कि हिंदी इंग्लिश में जैसा लिखा हुआ है वैसा आप शुद्ध शुद्ध ट्रांसलेट करें, बिल्कुल नहीं। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है। चाहे आप कहें कि मैं, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैंने कहा आपको कि मैं एक छात्र हूँ, ये शुद्ध हिंदी हुआ। लेकिन आई एम ए स्टूडेंट का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि मैं, एक एक हिंदी देखें, मैं हूँ, आई एम मतलब मैं हूँ, ए स्टूडेंट मतलब एक छात्र, मैं हूँ एक छात्र। लेकिन शुद्ध हिंदी क्या हुआ, मैं हूँ, मैं एक छात्र हूँ। तो आप देखें दोनों में डिफरेंसेस। तब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बस आप समझना चाहिए, चाहे वो बोले कि मैं हूँ एक छात्र या मैं एक छात्र हूँ, दोनों का सेंस एक है। तो वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड 4 काउज, जहाँ 4 गायें रहती थी, ये भी कह सकते हैं या 4 गायें रहती थी। ये सिंपल सा बात है। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर मतलब वहाँ या जहाँ, जहाँ लिव्ड मतलब रहते थे। 4 काउज, 4 काउज मतलब 4 गाय। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, जंगल में। एवरी डे, एवरी डे मतलब हर एक दिन, एवरी सिंगल डे या एवरी डे मतलब हर एक दिन या हर रोज़। दे मतलब वे लोग, अब दे मतलब वे लोग नहीं होते हैं, मतलब कि कोई चीज़ है एक से ज़्यादा है तो उसे हम दे कहते हैं, यानी कि वे कौन, इन सभी के 4 जो गायें थी इनको बोल रहे हैं कि दे एवरी डे, यानी क्या हर रोज़, दे यूज टू ग्रेज यानी कि चरा करते थे। चरा मतलब घास वगैरह जो बोलते हैं। दे यूज टू ग्रेज, यूज टू का मतलब कोई भी काम आप पास्ट में किया करते थे। जैसे आई यूज टू लिव हियर, मैं यहाँ रहा करता था। आई यूज टू स्टडी हियर, मैं यहाँ पढ़ा करता था। वही कह रहा, दे यूज टू ग्रेज टुगेदर, वे लोग साथ में क्या करते थे, चरा करते थे घास को, मतलब ग्रेज उसे कहते हैं चरना को। दे यूज टू ग्रेज टुगेदर, वे हमेशा मतलब खाते पीते थे, साथ में चरते थे। इन अ पार्टिकुलर प्लेस, एक ख़ास प्लेस पे। पार्टिकुलर मतलब हो गया एक ख़ास प्लेस, मतलब कि जैसे आपने कहीं कहीं घूरने गया, मतलब कि ये कोली, वो खेत, ये खुद, लेकिन एक ख़ास जगह था, वो स्पेशल क्या था, वो मतलब कि चरा करता था, वो एक ख़ास जगह, स्पेशल चरने ही का। इन अ पार्टिकुलर प्लेस, एक ख़ास जगह पर। दे वेर यानी क्या, दे वर, इसे आप वेर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश आप एक बार इम्प्रूव करें, जब आप
फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे, कोई आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाएगा तो वो भी कहेगा कि इसे वेयर नहीं वर पढ़ा जाता है। आप वेयर करेंगे तो आपकी धीमा जो स्पीड है इंग्लिश का वो धीमे हो जाएगा। जैसे देवर, अब आप पढ़ेंगे दे वेयर ऑल फ्रेंड्स, ऐसे पढ़ेंगे दे वेयर ऑल फ्रेंड्स, लेकिन ऐसे तेज़ी में पढ़ना देवर ऑल फ्रेंड्स, देवर ऑल फ्रेंड्स, तो इसे वर पढ़ा जाता है। देवर मतलब वे लोग थे, इनके बारे में हो रहा, काय के बारे में कि वे जो गायें थे, यानी कि देवर वे लोग थे, क्या थे, ऑल फ्रेंड्स, वे सभी क्या थे, दोस्त थे। वन डे एक दिन, अलायन सा, सी मतलब होता है देखना, और सी का जो V2 फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, वो सा होता है, हम इसे पास्ट टेंस में यूज करते हैं। वन डे एक दिन, अलायन एक शेर, सा देखा, क्या, द काउज ग्रेजिंग टुगेदर, कि गाय जो है ग्रेजिंग मतलब चर रहा है, टुगेदर, काउ ग्रेजिंग। अब यहाँ पे सोच रहे हो कि द काउ वज़ का यूज़ करना चाहिए कि द काउ वज़ ग्रेजिंग टुगेदर, नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप ये समझे, ग्रामर एक अलग स्किल है। द काउ ग्रेजिंग मतलब गाय चर रहे थे, ये सेंटेंसेस को जोड़ कर लिखा जाता है। द लायन, देखे, वन डे अ लायन सा द काउज, एक दिन एक शेर ने देखा किसे, द काउज ग्रेजिंग टुगेदर, कि वे लोग साथ में चर रहे हैं या चारा चर रहे हैं। अब देखिए यहाँ, द लायन वांटेड, वांट माने चाहना, वांट के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, ये आप हमेशा याद रखें। कोई एक्शन बताना हो तो जैसे मेरे पास एक पेन है तो आई मतलब मुझे एक पेन चाहिए, तो आई वांट आ पेन, ए को आ पढ़ा जाता है, आई वांट अ पेन। लेकिन अगर आप कुछ काम मतलब कुछ चाहते हैं करना या खाना या पीना, तो आई वांट टू ईट, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो यहीं पे ये कह रहा कि द लायन जो शेर है, वांटेड टू ईट मतलब खाना चाहता था, किसे, देम, यानी वे सभी गायों को, द लायन वांटेड टू ईट देम, वे सभी गायों के मतलब उन्हें खाना चाहता था। सो इसलिए ही वेंट टू कैच देम, तो उन्हें वो पकड़ने के लिए, या कैच मतलब वही किसी को पकड़ना या शिकार करना, आप जैसा मीनिंग समझे, लेकिन आपको मीनिंग समझ, कैच का मतलब क्या हुआ कि वो शिकार ही करने तो गया होगा। आप सोचिए कैच मतलब बॉल पकड़ना, नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करें कि वो कहना क्या चाहता है। ही वेंट टू कैच देम, तो वो उन्हें पकड़ने के लिए गया, पकड़ने मतलब कि वो शिकार करने गए। प्रे का भी यूज़ कर सकता था लेकिन नहीं, वेंट टू कैच देम, वो उन्हें पकड़े, पहले पकड़ेगा तब तो वो खाएगा। वेन द काउ सा, देखे जब मतलब गाय ने देखा, किसे, द लायन को, यहाँ पे को कब सोचे की मीनिंग नहीं, वेन द काउज जब गायों ने, शा देखा किसको, द लायन शेर को, ऑल ऑफ देम, ऑल देखिए ऑल हो गया, अब देम का मैं यूज़ देगा, देखिए मतलब कि जितना भी है, मतलब कि आप जो है स्टूडेंट है, मतलब कि आज आप लोग 10 लोग हैं तो वहाँ पे यूज होता ऑल ऑफ देम, मतलब उन 10 में सभी। यहाँ पे लिखा वन ऑफ देम, तो मतलब कि उन 10 में से एक। देखिए नन ऑफ देम मतलब नन मतलब इन सभी में से कोई नहीं, तो आपने समझ लिया, ऑल मतलब सभी, किस में, ऑफ देम, यानी कि उन सभी में सभी, ऑल ऑफ देम उनमें से मतलब सभी। यहाँ पे रहता वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, मतलब कि आप 10 फ्रेंड का सर्किल है तो उसमें से ऑल ऑफ देम सभी दोस्तों ने, अगर एक दोस्तों ने तो वन ऑफ देम उनमें से एक, किसी ने नहीं तो नन ऑफ देम, तो यहाँ पे हो गया ऑल ऑफ देम मतलब उनमें से सभी, ऑल ऑफ देम मतलब उनमें से सभी, फॉट विद हिम, फॉट मतलब लड़ा उसके, विद हिम उसके साथ, ऑल ऑफ देम उनमें से सभी मतलब जितने भी दोस्त थे या जितने भी गायें थे, फॉट लड़ा, विद हिम उसके साथ, द लायन हैड टू रन अवे। देखिए यहाँ पे होता है, अब आता है हैव टू का यूज़। आपने हैव का पढ़ी, सिर्फ अभी तक पढ़ा, लेकिन अब देखिए हैव टू का क्या यूज़ होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मुझे जाना है तो आप कहेंगे आई हैव टू गो। हैव टू का मतलब कुछ भी आपको करना है तो आप लगा कर कह दें, मुझे पढ़ना है तो आई हैव टू रीड, मुझे खेलना है आई हैव टू प्ले, मुझे लिखना है तो आई हैव टू राइट, मुझे इंग्लिश सीखना है तो आई हैव टू लर्न इंग्लिश। लेकिन अब देखिए ये पास्ट हो गया, हैव का हो गया प्रेजेंट में। अब लेकिन मैं पढ़ता था तो आई हैड, मुझे पढ़ना था, यहाँ पे देखिए कोई चीज़ भी करना ज़रूरी था, आई हैड टू लर्न मुझे सीखना था, आई हैड टू राइट मुझे लिखना था, आई हैड टू स्पीक मुझे बोलना था। तो यही कह रहा है दे हैड टू रन अवे, उसे भागना पड़ा, कोई चीज़ भी काम करना पड़ा को।
दे हैड टू रन अवे मतलब भागना, रन अवे मतलब तुरंत भाग जाना। ये एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है। द लायन शेर को क्या हो गया, हैड टू रन अवे भागना पड़ा। अ फ्यू डेज, देखो अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिन, अ फ्यू मतलब होता है एक पॉजिटिव में 2 3 4 दिन, मतलब कि 2 3, अ फ्यू एक काउंटेबल है। अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों, पास्ट मतलब कुछ दिन बीत गए। एंड द काउ क्वारल्ड बिटवीन देमसेल्व्स, यानी कि क्या है, बोल रहा है कि द काउ क्वारल्ड यानी गायों ने जो है वो लड़ा, बिटवीन दे खुद के बीच में उसने क्या कर लिया, लड़ाई कर लिया। आप इस तरीके से समझे, कुछ दिन बीतने के बाद एंड द काउ क्वारल्ड बिटवीन देमसेल्फ, खुद के बीच में उन्होंने लड़ाई कर ली। अब देखिए यहाँ पे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सभी क्या है, ये ग्रामर है। अब आपको इसे यूज़ करना, ये खुद के लिए यूज होता है। जैसे आई लाइक माई सेल्फ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। यू लाइक योर सेल्फ, तुम खुद को पसंद करते हो। इसी तरीके से क्वारल बिटवीन देम सेल्फ इस मतलब होता है खुद के बीच में एक से ज़्यादा है के, मतलब उन्होंने अपने बीच में क्या कर लिया, लड़ाई कर लिया। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया क्या, ग्रेजिंग सेपरेटली, यानी कि चरना अलग अलग से, सेपरेटली मतलब वह अलग से। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, एंड स्टार्टेड यहाँ पे ग्रेजिंग, एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली और अलग से क्या कर दिया, चरना अलग से शुरू कर दिया। देन फिर द लायन केम, फिर क्या हुआ, शेर आया। द लायन केम एंड स्टार्टेड टू ईट और खाना शुरू किया। यहाँ पे टू ईट का भी आप यूज़ करते हैं, या तो आप स्टार्ट के बाद सीधे ईटिंग का भी यूज़ करते हैं। जैसे स्टार्टेड ग्रेजिंग, उसने चरना शुरू किया अलग से, मतलब चरना अलग कर दिया। इसी तरीके स्टार्टेड टू ईट, खाना शुरू कर दिया। द लायन केम, फिर शेर आया एंड स्टार्टेड टू ईट वन बाई वन और एक एक कर को खाना शुरू कर दिया। एंड एंडेड अप और अंत में, एंडेड अप मतलब हो गया अंत में। द लायन किल्ड, शेर ने क्या किया, मार दिया। ऑल ऑफ देम यानी कि वे सभी को, मतलब कि 10 फ्रेंड थे उनमें से सभी को। ऑल ऑफ देम वे सभी को। तो इसमें क्या, तो आप अब हमें कमेंट करके बताएं कि अगर आपको किसी ने इस तरीके से इंग्लिश सिखाया कि आप इंग्लिश सीख पाएंगे कि नहीं। मैं आपको 100% कहता हूँ कि आप इसमें वोकेबलरी भी सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड करेंगे, एवरीथिंग आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। अब यहाँ देखें, यहाँ पे कह रहा है यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ, मतलब एकता में क्या है, बल है। यूनिटी बोलते हैं एकता, इज़ मतलब है, यूनिटी है। अगर शुद्ध हिंदी करना चाहते हैं तो पहले देखें, यूनिटी है क्या, ताकत। तब आपको सेंस निकालना है, ये क्या कहना चाहता है कि यूनिटी में ही एकता है। यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है। आप सोचेंगे कि इसमें मैं कहाँ से आ गया, तो नहीं, ये फ्रेजल है, ये भी एक तरह का ये किस्सा है, प्रोवर्ब, जिसे आप प्रोवर्ब्स कहते हैं। यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है। तो लाइट चला गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें आप कमेंट करके बताएं कि आप इसी तरीके से पढ़ाते रहें और हमें समझाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।